हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत लेंस मेकर सूत्र का निगमन करना बताया था। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि लेंस मेकर सूत्र जो है वो दो स्थितियों में प्राप्त किया जा सकता है। पहली स्थिति जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो और दूसरी स्थिति जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न हो। तो पिछली क्लास मैंने आप लोगों को स्थिति नंबर 1 को बताया था कि जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो तो लेंस मेकर सूत्र का कैसे निगमन करना है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने उस क्लास को कर लिया होगा और समझ में आ गया होगा, और यदि आपने उस क्लास को देखा है तो ये क्लास आपको और भी ज़्यादा आसान लगने वाली है। यहाँ पर हम लेंस मेकर सूत्र के अंतर्गत स्थिति नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं कि जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न हो। बहुत ही आसान है, आपका ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे हम, और बहुत ही आसान शब्दों में इसे यहाँ पर करना आपको बताते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक पतला लेंस है L, ठीक है, जिसका अपवर्तनांक हम मान लेते हैं n2 है। लेंस के बाईं ओर का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है या अपवर्तनांक है उसको हम n1 मान लेते हैं, और जो दाईं ओर का निरपेक्ष अपवर्तनांक है इसको हम कितना मान लेते हैं n3। जो n2 है ये सघन माध्यम है, तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक जो होगा वो इन दोनों माध्यमों के सापेक्ष क्या होगा, अधिक होगा। मतलब जो n2 का मान होगा वो n3 से भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और n1 से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इन दोनों माध्यमों के सापेक्ष जो n2 है यानी जो आपका लेंस का अपवर्तनांक है वो सघन है। ये समझ सकते हो, लेंस आपका सघन माध्यम है तो इन दोनों माध्यमों के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक क्या होगा भाई, ज़्यादा होगा। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलिए बात करते हैं। यहाँ पर ये लेंस जो है, लेंस दो पृष्ठों से मिलकर बना है। तो पहले पृष्ठ का जो ध्रुव है उसको हम P1 मान लेते हैं, और दूसरे पृष्ठ का जो ध्रुव है इसको हम P2 मान लेते हैं। क्लियर है। उसके बाद लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र है उसको हम C मान लेते हैं। क्लियर है। इतनी बात समझते रहिएगा, सुनिएगा, क्योंकि ये थ्योरी लिखी नहीं जा सकती है, आपको बोल के बताई जा सकती है। व्हाइट बोर्ड है, ज़्यादा जगह नहीं, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपका लेंस का पहला पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या को मान लेते हैं कि इसकी वक्रता त्रिज्या पहले पृष्ठ की R1 है और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है, R2। आप चाहो तो यहाँ पर इसको आप C1 C2 किससे भी व्यक्त कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा व्यक्त करेंगे तो आपको फिगर समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे ही आप समझ सकते हो, ये आपका द्वितीय पृष्ठ है तो इसका जो वक्रता केंद्र होगा इधर होगा C2। ये आपका पहला पृष्ठ है तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा C1, ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या पहले पृष्ठ की R1 और दूसरे पृष्ठ की क्या हो जाएगी, R2। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं कि जो ये हमारे पास पतला लेंस है, जो ये पतला लेंस है, इसके ध्रुव जो ये आपका पहला पृष्ठ है तो पहले पृष्ठ के ध्रुव P1 से हम U दूरी पर क्या करते हैं, U दूरी पर एक बिंदु वस्तु ले लेते हैं O, ठीक है ना। अब ध्यान से, बहुत ध्यान से फिगर को समझिएगा। फिगर को समझ गए, सारा खेल खत्म। इस बिंदु वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश किरण आती है इस लेंस के प्रथम पृष्ठ पर, क्या होती है भाई, आपतित होती है। अब चूंकि N2, ये N2 में जा रही प्रकाश किरण, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण N2 में जा रही है, यानी सघन माध्यम में जा रही है। अपवर्तन की घटना आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ी है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, सभी को अच्छे तरीके से पता है। तो प्रकाश किरण N1 से N2 में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो सबसे पहले अभिलंब खींचना होगा। तो इस पृष्ठ के लिए, किसी भी पृष्ठ के लिए अगर अभिलंब खींचना है तो आप उस पृष्ठ के वक्रता केंद्र से उस पृष्ठ को मिला दीजिए, वो उसके लिए अभिलंब का कार्य करेगा। तो ये पहला आपका गोली पृष्ठ है, इसको वक्रता केंद्र से ऐसे अभिलंब अगर खींच देंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक, अभिलंब आप खींच सकते हो, तो ये जो प्रकाश किरण है ये ऐसे अभिलंब की ओर ऐसा हल्का सा झुक जाएगी, ठीक है। इसको अच्छे से थोड़ा बना लेते हैं, ये अभिलंब की ओर हल्का सा ऐसे झुक जाएगी, ठीक। ये जानी तो ऐसे चाहिए थी, इसको ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब की ओर हल्का सा झुक जाती है, क्योंकि आपको पता है अपवर्तन की घटना में बताया गया है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब ये द्वितीय पृष्ठ पर आएगी तो द्वितीय पृष्ठ पर पुनः जो है अपवर्तन होगा, ठीक है। लेकिन हम पहले पृष्ठ की बात कर ले, उसके बाद द्वितीय पृष्ठ की बात करते हैं। तो अगर देखें तो वस्तु चलने वाली पहली किरण गई लेंस पर अपवर्तन के पश्चात वो अभिलंब की ओर झुक गई, और वस्तु चलने वाली दूसरी किरण हम प्रकाशिक केंद्र से गुजरते हैं। और आपने पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश किरण वस्तु से चलने वाली प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वह बिना विचलित हुए सीधी रेखा में निकल जाती है। तो दूसरी किरण आपकी ऐसे सीधी रेखा में निकल गई। अब मैं देख रहा हूं कि वस्तु से चलने वाली जो दो किरणें हैं, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं काट नहीं रही। बताइए क्या अगर इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो दोनों किरण एक दूसरे को काटेंगी? नहीं काटेंगी। जब काटेंगे नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो किरण है, ये वाली जो ऐसे आपके अभिलंब की ओर झुकी थी, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे ऐसे हल्का सा, ठीक, इसको पीछे की ओर ऐसे बढ़ा लेंगे तो, और इसको इस
दूसरी वाली किरण को हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को आई डैश पर काटेंगी, ठीक है ना। तो इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर हम देख रहे हैं कि पहले पृष्ठ द्वारा जो ओ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो आई डैश पर बनता है, जिसकी हम प्रथम पृष्ठ से जो दूरी मान लेते हैं वो कितनी मान लेते हैं, वी डैश। कितनी मान लेते हैं, वी डैश। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर द्वितीय पृष्ठ की बात करेंगे, ठीक है। तो द्वितीय पृष्ठ के लिए अब यहाँ पर देख सकते हो कि जो प्रकाश किरण वो N1 से N2 में गई थी, तो हम गोली पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे। पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं, फिर द्वितीय पृष्ठ की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पृष्ठ के लिए, क्या लिखेंगे, लेंस के प्रथम पृष्ठ के लिए। यहाँ पर लिखेंगे लेंस के प्रथम पृष्ठ के लिए, लेंस के प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए मैंने आपको बताया था कि किसी गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर प्रथम पृष्ठ के लिए अगर बात करें तो गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र मैंने आपको बताया था। तो अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे क्योंकि इस गोली पृष्ठ पर अपवर्तन की घटना हो रही है, तो गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, और ये सूत्र जो लगा रहे हैं वो हम प्रथम पृष्ठ के लिए लगा रहे हैं। तो सूत्र सभी को आना चाहिए, N2/V माइनस N1/U बराबर था आपका N2 माइनस N1 बटे में कितना था भाई, R। ये सूत्र था। यहाँ पर R क्या थी, उस गोली पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या थी। N2 कौन सा माध्यम था, जिस माध्यम में प्रकाश किरण जा रही थी। N1 वो माध्यम था जिस माध्यम से प्रकाश किरण जा रही थी, ठीक है। तो जा तो N1 से N2 में ही रही है, तो N1 के स्थान पर N1 ही रहेगा, N2 के स्थान पर N2 रहेगा, लेकिन प्रथम पृष्ठ के लिए जो वक्रता त्रिज्या है वो भैया R1 है, ठीक है ना। और जो प्रतिबिंब की दूरी है वो V डैश है, वस्तु की दूरी U है। तो यहाँ पर इसमें जब मान रखेंगे तो N2 के स्थान पर N2 रहेगा, V के स्थान पर आपका V डैश हो जाएगा, माइनस N1 से ही जा रही है तो N1 के स्थान पर N1 रहेगा, और U वस्तु की दूरी कितनी है आपकी, U आपने मानी है, बराबर आपका हो जाएगा N2 माइनस N1, और पहले पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या आपने R1 मानी। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। तो पहले पृष्ठ की बात हो गई यहाँ पर खत्म। अब जब ये प्रकाश किरण वस्तु चलने वाली अभिलंब की ओर झुकी थी तो ये अब जाएगी द्वितीय पृष्ठ पर। तो द्वितीय पृष्ठ पर भैया जाएगी तो पुनः अपवर्तन की घटना होगी, ठीक है। तो द्वितीय पृष्ठ के लिए ये आपका वक्रता केंद्र है, यहाँ से आप क्या करोगे, अभिलंब इसका खींच दोगे ऐसे, ठीक है। अभिलंब आपने खींच दिया तो द्वितीय पृष्ठ के लिए अभिलंब हमने खींच दिया। तो प्रकाश किरण जब द्वितीय पृष्ठ पर जाएगी तो यह पुनः अपवर्तित होगी, क्योंकि अब जो ये प्रकाश किरण है ये सघन से निकलेगी विरल में, ठीक है ना, क्योंकि N2 माध्यम का जो अपवर्तनांक था वो N3 के सापेक्ष क्या था, सघन। तो अब जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो आप सभी को पता है कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो ये अभिलंब तो अभिलंब से इसे दूर भागती है। ये तो मैंने बताया था अपवर्तन की घटना में। तो ये भैया आपके सामने मैंने अभिलंब खींच लिया ऐसे, ये अभिलंब मैंने खींच लिया, ठीक। तो ये अभिलंब से दूर भागेगी, और जब ये अभिलंब है ऐसे अभिलंब से दूर भागेगी सघन से विरल में जाने पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आई। मतलब द्वितीय पृष्ठ द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आई पर बनता है। तो द्वितीय पृष्ठ से आई तक की दूरी को कितना मान लेंगे हम, V मान लेंगे। द्वितीय पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R2 हो जाएगी। अब प्रकाश किरण N2 से N3 में जा रही है तो अपवर्तनांक चेंज हो गए, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सारी दूरियां द्वितीय पृष्ठ से लेना है। तो द्वितीय पृष्ठ के लिए अब वस्तु का कार्य कौन कर रहा है भाई, प्रतिबिंब तो बन गया। तो ये जो आपका प्रथम पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब आभासी बन रहा था, यही आभासी प्रतिबिंब इस द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा। अगर इस लेंस की मोटाई को हम ऐसे T मान लें, क्या मान लें, T मान लें, तो आप बताइए इस I डैश की द्वितीय पृष्ठ से जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, V डैश प्लस T हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। V डैश तो प्रथम पृष्ठ से I डैश की दूरी थी, और लेंस की मोटाई का T मान ले तो द्वितीय पृष्ठ से I डैश तक की दूरी V डैश प्लस T हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द्वितीय पृष्ठ के लिए, यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय पृष्ठ के लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। द्वितीय पृष्ठ के लिए जो ये I डैश है ये क्या करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। द्वितीय पृष्ठ के लिए I डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। और प्रतिबिंब कहाँ बनाता है द्वितीय पृष्ठ, प्रतिबिंब बनाता है बिंदु I पर, ठीक है। और प्रतिबिंब I पर बनाता है, प्रतिबिंब I पर बनाता है। अब दूरी तो सभी जानते हो, I से द्वितीय पृष्ठ की दूरी क्या है, ठीक है ना, और द्वितीय पृष्ठ से I डैश की दूरी क्या है, ये सब आप जान चुके हो। तो पुनः
चूंकि द्वितीय पृष्ठ पर अपवर्तन की घटना हुई है, द्वितीय पृष्ठ जो है गोलीय पृष्ठ है, तो पुनः लिखेंगे, पुनः गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, पुनः गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, पुनः गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से। ठीक, तो पुनः गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे, यही वाला n2/v माइनस का n1/u बराबर n2 माइनस n1 में r। अब इतना ध्यान रखना है कि प्रकाश किरण सघन से विरल में गई, n2 से n3 में गई है। तो यहाँ पर देखिए n2 था जिसमें प्रकाश किरण जा रही थी, तो जा किस में गई, n3 में गई है, तो n2 के स्थान पर हो जाएगा n3 बटे में v क्या था, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति आपकी द्वितीय पृष्ठ से v ही है, तो v के स्थान पर v लिख देंगे। फिर माइनस n1, n1 उस माध्यम का अपवर्तनांक था जिस माध्यम से प्रकाश किरण जा रही थी, तो जा रही है n2 से, तो n1 के स्थान पर हो जाएगा n2 बटे में u, वस्तु की स्थिति, तो द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य i डैश कर रहा है, जिसकी द्वितीय पृष्ठ से दूरी कितनी हो जाएगी, v डैश प्लस t हो जाएगी, इक्वल टू n2 के स्थान पर हो गया n3 और n1 के स्थान पर हो गया n2 और बटे में द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2। अब यहाँ पर जो ये टी मोटाई है ये आपके लेंस की है, और देखिए डेरिवेशन पतला लेंस है, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र प्राप्त करें तो लेंस बहुत पतला है, तो ये जो दूरी होगी टी मोटाई जो कि बहुत छोटी होगी, तो लिखेंगे चूंकि लेंस बहुत पतला है, क्या है, लेंस बहुत पतला है, बहुत पतला है, और लेंस बहुत पतला होगा तो इसलिए हम क्या करेंगे, v डैश प्लस टी दूरी को लगभग हम v डैश के बराबर ही मान लेंगे, टी दूरी बहुत सूक्ष्म है इसलिए से छोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पर जगह है आपका, तो ये हो जाएगा, तो n3 बटे में v माइनस n2 बटे में ये v डैश के बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा n3 माइनस n2 और बटे में कितना हो जाएगा r2। इसको भैया हम समीकरण 2 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे, जैसा कि मैंने पिछले में सूत्र में ऐसा किया था। तो समीकरण 1 2 को क्यों जोड़ेंगे अभी ये भी बताएंगे। तो समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखिए LHS जुड़ेगा, LHS में समीकरण 1 में है n2 बटे में v डैश माइनस n1 और बटे में कितना है u, प्लस इधर LHS में कितना है n3 और बटे में कितना है v और माइनस का n2 और बटे में कितना है v डैश इक्वल टू RHS जोड़ेंगे, ये आपका हो जाएगा n2 माइनस n1 बटे में r1, ये जुड़ जाएगा इसमें n3 माइनस का n2 और बटे में r2, ये जोड़ दिया मैंने, LHS को LHS से, RHS को RHS। क्लियर। अब देखिए n2 बटे वी डैश ये प्लस का है, n2 बटे वी डैश ये माइनस का है, ये मैं काट के नहीं बता रहा हूँ, इसको उसको जब घटाओगे तो 0 बचेगा, ठीक है ना। पहले हम n3 को लिख लेंगे प्लस वाला, बटे में कितना है v, फिर माइनस n1 बटे में कितना लिखेंगे u बराबर आपका जो है उसको लिख लेंगे n2 माइनस n1 बटे में r1 प्लस n3 माइनस n2 और बटे में कितना हो जाएगा r2। तो जब लेंस के दोनों के माध्यम भिन्न भिन्न हो तो लेंस मेकर सूत्र आपका ये वाला होता है, जब लेंस के दोनों के माध्यम भिन्न भिन्न हो। अब इस सूत्र की सहायता से जो मैंने पहले लेंस मेकर सूत्र प्राप्त किया था f के पदों में, वही वाला भी हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो n1 का मान वो n3 के बराबर दिखाना पड़ेगा। ये हो गया जब लेंस के दोनों के माध्यम भिन्न भिन्न हो। अब इसी सूत्र को उस सूत्र में ढालते हैं। देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लेना भैया ले लीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में कहने लगते हैं कि सर आप हट जाया करें थोड़ा सा, तो मैं हट गया हूँ भैया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब इस सूत्र को देखिए पहले जैसा हम कैसे बनाएंगे, इसको पुनः यहाँ पर रफ करेंगे क्योंकि हमारे पास भैया जगह नहीं है, इसीलिए ज़्यादा थ्योरी नहीं लिख पाते हैं, आपको बता देते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सा रफ करके आगे आपको हम उसी सूत्र में बनाने की कोशिश करते हैं और आपको बनाकर दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे, जब कंडीशन लगा देंगे जब n1 का मान किसके बराबर हो जाए, n3 के बराबर, मतलब n1 अगर n3 ये दोनों माध्यम समान हो जाए तो वही सूत्र आ जाएगा। n3 के स्थान पर लिख देंगे n1 और बटे में कितना हो जाएगा v माइनस n1 के स्थान पर n1 ही रहने देंगे बटे में u बराबर, इस n2 के स्थान पर हम कुछ नहीं करेंगे, n2 माइनस n1 ही रहेगा बटे में r1 हो जाएगा, और फिर प्लस है n3 के स्थान पर कितना लिख देंगे आप n1 और माइनस का n2 और बटे में कितना हो जाएगा r2। इतनी बात समझ में आ गई।
इन दोनों में हम n1 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा 1/v माइनस 1/u बराबर, इन दोनों में हम कॉमन लेंगे n2 माइनस n1, मिले या ना मिले, इसमें तो मिल रहा है तो ये 1/r1 बचेगा, इसमें n1 माइनस n2 है, कॉमन लिया है n2 माइनस n1, तो आगे माइनस लग जाएगा माइनस 1/r2। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u, इस n1 को ले जाएंगे बटे में तो ये हो जाएगा n2 बटे में n1 माइनस n1 बटे में n1, ठीक, और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u, n2/n1 विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक यदि n हो तो ये n के बराबर हो जाएगा, स्नेल के नियम में बताया गया है, और -1, और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए ये जो आपका सूत्र आया v u के पदों में आया, अब लिखेंगे यदि u को हम कहाँ पर रखते हैं, अनंत पर, वस्तु हमारी अनंत पर होती है तो सभी को पता है प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होती है, फोकस पर, तो आपका जो v हो जाएगा वो f के बराबर हो जाएगा, तो 1/v के स्थान पर f रख देंगे माइनस 1/u के स्थान पर इन्फिनिटिव रख देंगे बराबर n-1 और 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। अब आप सभी को पता है कि 1/∞ 0 के बराबर होता है, बराबर ये हो जाएगा n-1 1/r1 माइनस 1/r2। इस तरीके से आप सभी लोगों के समक्ष देखिए लेंस मेकर सूत्र आ चुका है, जो मैंने आप लोगों को इसके पहले वाली स्थिति में दिखाया था। तो समझ गए कि कैसे आपको लेंस मेकर सूत्र निकालना है जब लेंस के दोनों के माध्यम समान हो, इसके पहले वाली क्लास में बताया था, और इस क्लास में जब लेंस के दोनों के माध्यम भिन्न भिन्न हो। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि फोकस दूरी कैसे अपवर्तनांक पर निर्भर कर रही है और कैसे वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर कर रही है। तो फोकस दूरी जो है वो कैसे निर्भर कर रही है, 1/f जो है वो n-1 के क्या है भाई, समानुपाती, ऐसे निर्भर कर रही है फोकस दूरी। तो अगर देखिए जब इस पर निर्भर करेगी तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो अपवर्तनांक पर और त्रिज्या पर, त्रिज्या के फोकस दूरी समानुपाती होती है, ठीक है। तो इस सूत्र से ये जान सकते हो कि कैसे फोकस दूरी जो है अपवर्तनांक और त्रिज्या पर निर्भर करती है, वक्रता त्रिज्या पर। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, डेरिवेशन एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो भैया वीडियो को एक बार रिवर्स कर लीजिए, ठीक, कहीं पर क्लास तो भगी नहीं जा रही है, रिवर्स करके देख लीजिए फिगर कैसे बना हुआ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अविलंब आपको फिगर जो है किताब में नहीं दिखाया जाता है, इसलिए कम समझ में आता है, इसलिए मैंने पूरी बात आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।